हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेकर आए हैं आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। कुछ ही दिनों में आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है और इस बार आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न भी चेंज हो गया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप सभी स्टूडेंट्स एमसीक्यू का एमसी मीन्स मल्टीपल चॉइस बेस्ड जो आपका पेपर आएगा वो आप देने जा रहे हैं। तो इसीलिए लास्ट मोमेंट पर बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हैं, ताकि क्योंकि टाइम काफ़ी कम है आपके पास, ताकि आप एक बार इन सबको देख सकें। और इतना सिंपल पेपर आपका आएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम है, तो आपकी एक एक यूनिट लेकर चलते हैं। अगर एक साथ आपको सारे क्वेश्चंस दे देंगे तो आप इतनी जल्दी तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल ईजिली, क्योंकि आपके पास अभी हैं कुछ दिन, जिन बच्चों ने सिलेबस नहीं भी किया है या किसी कारण आप नहीं भी पढ़ पाए हैं, तो भी बस आप इनके आंसर देख लेना। ओके, देखिए एमसीक्यू में आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे ABCD, और उसमें आपका एक ही आंसर सही होगा, ये आपको पता है। अब यहाँ पर हमने ऑप्शन क्यों नहीं लिए, क्योंकि हमारा मानना है कि इससे स्टूडेंट्स को अगर ज़्यादा ऑप्शन दे दिए जाते हैं जब वो प्रिपरेशन करते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें सिर्फ फोकस करना है। याद रखें, जब भी आप प्रिपरेशन करें तो अपना सारा फोकस आपको सिर्फ आंसर पर रखना है। अगर और 3 ऑप्शन को आप देखेंगे ना, तो लास्ट मोमेंट पर जब आपके सामने आपका क्वेश्चन पेपर हाथों में होगा तो वो भी कहीं ना कहीं आपको रिमाइंड करवाएंगे कि कहीं ये तो सही आंसर नहीं है। तो इसीलिए सिर्फ फोकस रखें जो आपका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर हमने लिया है आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से आपके, और आपका जो न्यू सिलेबस है इस बार, राइट। और देखिए जो आपका ये आपकी फर्स्ट यूनिट है, तो एक एक यूनिट लेकर चलते हैं। और फर्स्ट यूनिट है आपकी एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। गुड। तो इसमें देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट हैं। जो भी क्वेश्चंस हम आज आपको बता रहे हैं, इसमें ध्यान रखना कि लैंग्वेज में चेंज हो सकता है। ओके, ऐसा नहीं है कि जो हम आपको लैंग्वेज दे रहे हैं सेम वही आए। लैंग्वेज में चेंज हो सकता है, थोड़ा घुमा फिरा कर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, लेकिन आंसर सेम रहेगा आपका। जैसे देखिए आपके यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले आपके औरोबिंदो आते हैं, श्री औरोबिंदो घोष। तो उन पर बेस्ड किस तरह का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में लास्ट ईयर पूछे गए हैं। आपकी यूनिवर्सिटीज़ में तो आपके लिए फर्स्ट टाइम आया है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन से होते हैं। श्री औरोबिंदो घोष वॉज बोर्न इन। तो अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपके सामने ऑप्शन क्या है। तो कितनी बार ये भी आता है कि वो कौन से ईयर में उनका जन्म हुआ है, और ये भी पूछा जाता है कि कहाँ, ओके, किस सिटी में। तो यहाँ पर आपको इसलिए दोनों दिए हैं। श्री औरोबिंदो घोष वॉज बोर्न इन कोलकाता। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ध्यान रखना है और सिटी के बारे में नहीं सोचना कि औरोबिंदो घोष का जन्म कहाँ हुआ था, कोलकाता में। और अगर ईयर आता है ऑप्शन में कि कौन से साल उनका जन्म हुआ था, तो ये था आपका 1872, राइट। तो आपको इसीलिए यहाँ पर दोनों ही बता दिए गए हैं। इससे अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं फर्स्ट यूनिट में, आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपके 10 to 15 क्वेश्चंस रहेंगे फर्स्ट यूनिट से, क्योंकि टोटल आपके 75 होंगे। यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 100 भी होते हैं, तो आपके क्योंकि 75 हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक यूनिट में से ज़्यादा कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपके फर्स्ट यूनिट में से 10 to 15, ओके, 15 तक आ सकते हैं इसमें से, जो आते भी हैं। सेकेंड क्वेश्चन, अब देखिए आपके यहाँ पे आंसर, आप नोट्स बनाते चलिए। आप ना भी नोट्स बनाइए क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास, तो बस आप इसको याद रखना। गुड, कोलकाता और एंड 1872। देन सेकेंड क्वेश्चन, हु फाउंडेड दी अरविंद आश्रम। अरविंद आश्रम को किसने इसकी फाउंडेशन डाली थी, किसने इसकी स्थापना की थी। तो क्योंकि नाम से ही देखिए लग रहा है अरविंद आश्रम, तो ये थे किसने फाउंड किया था इसको, किसने इसकी स्थापना की थी, श्री औरोबिंदो घोष ने। तो आंसर आपका जो भी ऑप्शन में आएगा आपके वही होगा औरोबिंदो घोष। तो ये सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके 2 ही रहेंगे। थर्ड वन, सावित्री। ओके, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है औरोबिंदो घोष के सावित्री के बारे में। एंड द लाइफ डिवाइन, ओके, ये भी अलग से आता है। तो दोनों क्वेश्चन एक साथ भी आ जाते हैं। दैट हु इज द राइटर ऑफ सावित्री।
और हु इज़ द राइटर ऑफ द लाइफ डिवाइन, और ये भी आ जाता है, दोनों बुक का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए सावित्री एंड द लाइफ डिवाइन के राइटर कौन है। तो कौन है? श्री औरोबिंदो घोष। गुड। और कितनी बार इसको देखिए किस तरीके से घुमाकर आपसे पूछा जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है। जैसे कि क्वेश्चन आ जाएगा श्री औरोबिंदो घोष रोट, गुड, उसके बाद आपके ऑप्शन आ जाएंगे कि कौन कौन सी बुक उन्होंने लिखी है। जैसे कि एक में आ जाएगा सावित्री, ए में, बी में आ जाएगा लाइफ डिवाइन, गुड, थर्ड में वो किसी और बुक का नाम दे देंगे, और फोर्थ में आ जाएगा आपका ए एंड बी। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको ये पता है कि औरोबिंदो घोष की ये दोनों बुक हैं, सावित्री एंड द लाइफ डिवाइन, तो आप कभी भी गलत आंसर नहीं दे सकते। इसीलिए कह रहे हैं, दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू ओनली टू फोकस ऑन द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं वंदे मातरम। अब यहाँ पर वंदे मातरम, ये ध्यान रखना, स्टूडेंट्स इसको काफ़ी गलत कर देते हैं कि वंदे मातरम यहाँ पर न्यूज़पेपर है। ओके, वंदे मातरम जैसे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वंदे मातरम तो वो फौरन गलत आंसर पर टिक कर देते हैं। तो यहाँ पर पूरा बिल्कुल साइलेंटली होकर पेशेंस के साथ आपने अटेंटिवली ये पढ़ना है कि वो पूछ क्या रही हैं। वंदे मातरम न्यूज़पेपर, ओके, न्यूज़पेपर का नाम है वॉज एडिटेड बाई। तो ये किसने एडिट किया था? वंदे मातरम न्यूज़पेपर के एडिटर कौन थे? तो ये थे हमारे श्री औरोबिंदो घोष। गुड, श्री औरोबिंदो घोष ये हमारे एडिटर रहे हैं वंदे मातरम न्यूज़पेपर के। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ वन इज इन विच ईयर। ये सबसे ज़्यादा जो भी आपको आज क्वेश्चंस दे रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? गीतांजलि बेस्ड होता है, और उनका नोबेल प्राइज़ का तो जरूर ही आता है। मीन्स ये काफ़ी रिपीट होता है क्योंकि हर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। इन विच ईयर रविंद्रनाथ टैगोर को कौन से साल मिला था कौन सा प्राइज? नोबेल प्राइज। सो इन विच ईयर रविंद्रनाथ टैगोर वन द नोबेल प्राइज। तो इसमें आपको डेट याद रखनी है, ईयर याद रखना है 1913। ओके, 1913। इन तो जहाँ जो भी आपके पास ऑप्शन होंगे बस आपने याद रखना है, और किसी ऑप्शन से आपको कोई मतलब नहीं है। 1913, गुड, 1913। इन 1913, अब देखिए इसको घुमाकर कैसे पूछा जाएगा। इन 1913 रविंद्रनाथ टैगोर वन, और उसके बाद ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा, फिर ऑप्शन होंगे आपके पास कि उन्होंने 1913 में कौन सा प्राइज गेन किया था। तो तब भी आपको याद रखना है नोबेल प्राइज। आपसे चाहे इस तरीके से पूछिए या दूसरे तरीके से, आपको अगर आंसर पता है, अगर आपको पता है कि नोबेल प्राइज रिलेट कर रहे हैं आप 1913 से और रविंद्रनाथ टैगोर से, तो कभी भी आप गलत आंसर नहीं देंगे। देन रविंद्रनाथ टैगोर, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है हु इज द राइटर ऑफ गीतांजलि। तो आपसे पूछा जाएगा कि गीतांजलि के ऑथर कौन है, गीतांजलि के राइटर कौन है। तो यहाँ पर आपके हैं आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पर? रविंद्रनाथ टैगोर। गुड, तो टैगोर, गीतांजलि, नोबेल प्राइज, इन सबको बस अगर आपस में आप कनेक्ट करेंगे तो कोई बात नहीं। अगर आपने अभी तक स्टडी नहीं भी की है तो आज आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अगर लर्न कर लेते हैं तो भी आपका एमसीक्यू इजीली आप उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। सेवेंथ वन इज नेम द फर्स्ट नॉवेल। ओके, जो सबसे पहला नॉवेल लिखा था किसने? के.एस. वेंकटा रमन। वेंकटा रमनी का सबसे पहले नॉवेल का नाम क्या है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब तक जितनी भी आपने प्रिपरेशन की है तो उसमें इसको इसीलिए देख लेते हैं कि क्या पता कुछ क्वेश्चंस आपसे मिस हो गए हो। तो फर्स्ट नॉवेल का जो नाम है के.एस. वेंकटा रमन का, वो क्या है? मुरुगन द टिलर। मुरुगन द टिलर। और कितनी बार इसकी पब्लिकेशन डेट भी पूछ ली जाती है कि ये कब पब्लिश हुआ था, किस ईयर में हुआ था। तो आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा 1927। के.एस. वेंकटा रमनी का फर्स्ट नॉवेल का नेम था मुरुगन द टिलर एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1917। तो अब देखिए यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं इससे कि मुरुगन द टिलर कौन सा नॉवेल था। तो आंसर में आ जाता है आपका फर्स्ट था, सेकंड था या थर्ड था। तो यहाँ पर आपको MURUGAN मुरुगन द टिलर TILLER और कब पब्लिश हुआ था? 1927। गुड, 1927 में।
तो ये आपका 7th क्वेश्चन बन रहा है। देन इम्पोर्टेंट अनदर वन इज व्हाट वाज द फुल नेम। आर के नारायण का भी कितनी बार फुल नेम पूछा जाता है, तो वो भी आप देख सकते हैं एक बार। और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ये ध्यान नहीं देते हैं, तो इसीलिए ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि के.एस. वेंकटा रमनी का पूरा नाम क्या था। तो उनका पूरा नाम था कावेरी पट्टनम सिद्धिनाथ वेंकटा रमनी। कावेरी पट्टनम सिद्धिनाथ वेंकटा रमनी was the full name of K.S. Venkata Ramani. Good. Then 9th one is who was भवानी भट्टाचार्य। तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे ड्रामेटिस्ट, पोएट, दिस एंड दैट। तो बस आपको ध्यान रखना है कि भवानी भट्टाचार्य कौन थे। ही वॉज अ नॉवेलिस्ट। तो यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा नॉवेलिस्ट। अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन देते हैं तो आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, इसलिए बस इसको जल्दी जल्दी आप देखते चले जाइए। हु वॉज भवानी भट्टाचार्य और ऑप्शन आ जाएंगे। आंसर क्या होगा यहाँ पर, ही वॉज अ नॉवेलिस्ट। देन द गोल्डन बोट। अब देखिए यहाँ पर ये भी पूछ लिया जाता है हु इज द ऑथर ऑफ द गोल्डन बोट। तो एक तो ये क्वेश्चन हो जाता है आपका कि गोल्डन बोट के ऑथर कौन है, राइटर कौन है, किसने लिखा है। तो गोल्डन बोट किसने लिखा है, भवानी भट्टाचार्य ने। और ये भी आ जाता है द गोल्डन बोट वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर, कि गोल्डन बोट पब्लिश कौन सी ईयर में हुई थी। तो ये हुआ था आपका पब्लिश 1956 में। ओके, द गोल्डन बोट इट वॉज रिटन बाय भवानी भट्टाचार्य एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1956। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स द गाइड वन विच अवार्ड। गाइड को अवार्ड मिला था, तो उसमें काफ़ी सारे अवार्ड के नाम दे दिए जाएंगे, कुछ भी दे सकते हैं। तो आपसे कितनी बार तो फनी नाम भी दे दिए जाते हैं। गाइड वन विच अवार्ड, तो गाइड को कौन सा अवार्ड मिला था, साहित्य एकेडमी अवार्ड। ओके, आंसर सिर्फ आपका क्या रहेगा, वही आपको ध्यान रखना है, साहित्य एकेडमी अवार्ड। तो कितनी बार ये भी पूछ लिया जाएगा कि गाइड के ऑथर कौन है। सिंपलेस्ट क्वेश्चन होता है, तो ये तो आपको पता है ही, लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि कितनी बार ऑथर राइटर के नाम भी आ जाते हैं कि गाइड के ऑथर कौन है, आर के नारायण। ओके, और इस बुक को कौन सा अवार्ड मिला था, साहित्य एकेडमी अवार्ड। देन नेक्स्ट इज हम आर के नारायण पर चल रही हैं अब। तो आपके पास जो सिलेबस है आप उस यूनिट से मिलाते चलना कि किस तरह के क्वेश्चंस। बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड नहीं होइए, पजल्ड नहीं होइए, प्रेशर में नहीं रहिए। टाइम चाहे कम है, तैयारी नहीं भी हुई है, इट डजंट मैटर। एक एक यूनिट को लेकर अगर चलते हैं तो आपका बहुत जल्दी इजीली आप सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। देन नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फिक्शनल विलेज ऑफ आर के नारायण। तो देखिए आर के नारायण को आपको पता है, जितने भी आप उनके जितने भी लिटरेरी वर्क्स आप उनके देखेंगे, नॉवेल्स देखेंगे, तो उसमें जो भी उनका फिक्शनल विलेज है, फिक्शनल दैट इज जो एक इमेजिनरी विलेज है, वो हमेशा उनका क्या रहा है, मालगुड़ी। अगर आप यूट्यूब पर सीरियल देखते हैं तो आप देखेंगे कि आर के नारायण के मालगुड़ी, जितने भी उनके मालगुड़ी डेज हैं, उससे काफ़ी सारे सीरियल्स हैं, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये मालगुड़ी क्या है। व्हाट इज द फिक्शनल विलेज ऑफ आर के नारायण, और इसमें आपका आंसर आ जाएगा मालगुडी। गुड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर के नारायण इज आ, तो कितनी बार क्या होता है कि वो इस तरीके से आपको आर के नारायण इज आ व्हाट काइंड ऑफ नॉवेलिस्ट, तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाएगा आपको, कुछ ऑप्शन होंगे, तो उसमें आपका यहाँ पर आ जाएगा रीजनल। ओके, किस तरह के नॉवेलिस्ट रहे हैं आर के नारायण, रीजनल नॉवेलिस्ट। द नेक्स्ट वन इज अबाउट मुल्कराज आनंद। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुल्कराज आनंद्स फर्स्ट नॉवेल वॉज। तो वो आगे ब्लैंक छोड़ देते हैं, फिर आपको नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है द नेम और द फर्स्ट नॉवेल ऑफ मुल्कराज आनंद। तो मुल्कराज आनंद का फर्स्ट नॉवेल का नाम क्या था, अनटचेबल। गुड, आंसर होगा अनटचेबल। तो याद रखना, अनटचेबल वॉज द फर्स्ट नॉवेल ऑफ मुल्कराज आनंद। और कितनी बार इसकी पब्लिकेशन डेट भी पूछ ली जाती है कि अनटचेबल नॉवेल वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर, कि किस ईयर में ये पब्लिश हुआ था। तो ये कब पब्लिश हुआ था, 1935 में। मुल्कराज आनंद का फर्स्ट नॉवेल अनटचेबल वॉज पब्लिश्ड इन 1935। गुड, तो ये आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चन आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। फिर आपका एक दूसरा नॉवेल आता है कुली।
कुली के बारे में ये भी पूछ लिया जाएगा कि कुली के राइटर कौन है। तो कुली किसने लिखा था? मुल्क राज आनंद ने। और कुली के हीरो कौन है? कुली के हीरो का नाम क्या है? तो इसमें कितनी बार ऑप्शन में वो कोई भी नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुली का जो हीरो है उसका नाम क्या है? मुन्नू। गुड, मुन्नू उसका नाम है। तो बस ये ध्यान रखना आपको। हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? भारत की कोकिला किसको कहा जाता है? किसको ये नाम दिया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सरोजनी नायडू। दूसरी लैंग्वेज में आपसे या दूसरा घुमाकर आपको किस तरीके से भी पूछा जा सकता है, सरोजनी नायडू इज नोन एज, और उसके बाद फिर ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से एक ऑप्शन होगा द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, राइट। तो इसलिए कह रही हैं कि आपका इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है, दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ ये क्वेश्चन पता है कि सरोजनी नायडू इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, तो चाहे वो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया पहले रखें या सरोजनी नायडू पहले रखें, आपको अगर आंसर पता है तो आपका कभी भी आप गलत नहीं कर आओगे। 17th इज विच वन इज द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम ऑफ सरोजनी नायडू? तो सरोजनी नायडू की पोएम का जो फर्स्ट कलेक्शन था उसका क्या नाम था, और ये भी पूछ लिया जाता है कि वो कब पब्लिश हुई थी। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके। तो सरोजनी नायडू का पोएम का जो फर्स्ट कलेक्शन था उसका नाम क्या था? 4 ऑप्शन में आपका एक ऑप्शन ये पाएगा, तो उसका आंसर आएगा द गोल्डन थ्रेशोल्ड। ओके, द गोल्डन थ्रेशोल्ड was the first collection of poem of सरोजनी नायडू। MCQ में एक सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आंसर आपके सामने होते हैं। ओके, सबसे अच्छी बात होती है। तो आपको आंसर तो याद ही नहीं रखने हैं, लिखकर कुछ नहीं आना, तो आपके सामने तो सारे आंसर होंगे, और जो आपके सामने 4 आंसर होंगे उनमें से बस एक पर ही आपको फोकस करना है। और देखिए आप कितनी इजी आपकी स्टडी, अगर आप इसको सीरियसली पढ़ते हैं तो कितना इजी आपका जाएगा, ये आपका टाइम सेविंग है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड की पब्लिकेशन डेट भी पूछ ली जाती है। इस तरीके से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर? द गोल्डन थ्रेशोल्ड किस ईयर में पब्लिश हुआ था? गुड, या इसके राइटर कौन थे, उन्होंने कौन सा, उनका फर्स्ट कलेक्शन क्या था, तो ये कब पब्लिश हुआ था? 1905 में। तो इसीलिए आपको दोनों क्वेश्चन एक साथ तैयार करवा कर चल रही हैं कि अगर पब्लिकेशन डेट भी आ जाती है तो भी आपको याद रहेगा, और अगर पूछ लिया जाता है कि इसके राइटर कौन है, इसके पोइटेस कौन है, तो भी आपको याद रहेगा। गुड, तो सरोजनी नायडू शी इज रिलेटेड टू द गोल्डन थ्रेशोल्ड, और ये उनका फर्स्ट कलेक्शन था पोएम का। अब यहाँ पर फर्स्ट की हम क्यों बात कर रहे हैं? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑलवेज बेस्ड ऑन द फर्स्ट नॉवेल, फर्स्ट पोएम, फर्स्ट ड्रामा, फर्स्ट कलेक्शन, फर्स्ट दिस एंड दैट। तो फर्स्ट जो भी राइटर आप पढ़ रहे हैं उनका फर्स्ट वन क्या था वो हमेशा उसको ध्यान दें। अब जैसे देखिए कमला मार्कंडे का पूछा जाता है कि फर्स्ट नॉवेल का नाम क्या था? नेक्टर इन अ सीव। ओके, अब उनके फर्स्ट नॉवेल का नाम था नेक्टर इन अ सीव, लेकिन इसको दूसरे तरीके से कैसे पूछा जाएगा? नेक्टर इन अ सीव वॉज द फर्स्ट नॉवेल ऑफ, और फिर नीचे ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको अलग अलग, और उसमें जैसे कि नारायण दे दिया, एक में टैगोर दे दिया, एक में नायडू दे दिया, और एक में आपका कमला मार्कंडे। तो आपको अगर ये पता है नेक्टर इन अ सीव वॉज द फर्स्ट नॉवेल ऑफ कमला मार्कंडे, तो कोई भी ऑप्शन आए आप सिर्फ फोकस किस पर करेंगे? कमला पर, और ऑप्शन आपने देखने ही नहीं है, और आपने उसको OMR शीट में आपने एनसर्किल कर देना है। नेक्टर इन अ सीव वॉज द फर्स्ट नॉवेल ऑफ कमला मार्कंडे। गुड, नेक्स्ट वन इज हु वॉज द मदर? अब ये भी देखिए बिल्कुल डिफरेंट आपका आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मानते। यहाँ पर नयनतारा सहगल कि उनकी मदर का नाम क्या था? हु वॉज द मदर ऑफ नयनतारा सहगल? तो नयनतारा सहगल ये वही नयनतारा सहगल हैं, अगर आपने इनकी अच्छी तरीके से इनकी लाइफ को स्टडी किया है, इन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड वापस कर दिया था, राइट। और इनकी मदर का नाम क्या था? विजय लक्ष्मी पंडित। और इसको दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकते हैं? बिल्कुल अपोजिट कर विजय लक्ष्मी पंडित वॉज द मदर
ऑफ, और फिर नीचे नाम दे देंगे अलग अलग कि विजय लक्ष्मी पंडित मदर थी किसकी, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे ABCD। तो बस आपको ध्यान रखना है नयनतारा सहगल की मदर का नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। लास्ट वन क्वेश्चन इज शांति निकेतन। शांति नाम काफी सुना होगा आपने। शांति निकेतन वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय होम। शांति निकेतन को किसने एस्टैब्लिश किया था? तो शांति निकेतन इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर ही एस्टैब्लिश्ड शांति निकेतन। तो ये आपके 20 इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं MCQ आपके, और फर्स्ट यूनिट के हैं। तो आपकी सेकंड वीडियो बहुत जल्दी आपकी सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट की लेकर आते हैं। फिर उसके बाद आपका 5th वन चलेगा, ताकि आप इनको 20 क्वेश्चंस आप थोड़ा सा आप इनको देख लीजिए। फिर दूसरी वीडियो में आपको जो आपके नेक्स्ट इंपोर्टेंट MCQ हैं वो आपको बताते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम ले लेते हैं आपकी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट, क्योंकि इनमें से ज़्यादा से ज़्यादा आपके 10 to 15 क्वेश्चंस आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते। ओके, तो यहाँ पर आपकी तीनों ही यूनिट कंबाइन कर लेते हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपका आप अपने सिलेबस में देख सकते हैं कि क्या क्या आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब किया हुआ है। तो यहाँ पर आपका जैसे कि देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। द सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स इन आ स्टोरी इज। किसी भी स्टोरी में जो एक इवेंट्स का सीक्वेंस होता है, कोई भी घटनाओं का एक सीक्वेंस होता है, क्रम होता है या ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो आपके पास फिर 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे अलग अलग। उसमें आपका एक ऑप्शन होगा प्लॉट, जिसमें लिखा होगा प्लॉट। तो प्लॉट क्या है? द सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स इन अ स्टोरी, तो उसे कहते हैं प्लॉट। देन सेकंड, व्हाट इज मेमोयर, राइट? मेमोयर क्या है, या ये भी आ सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेमोयर। और नीचे ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा आपका क्या होता है मेमोयर किसे कहते हैं? जो भी हमारी मेमोरीज से आप याद रख सकते हैं, जो भी हमारी मेमोरीज होती हैं, तो मेमोरीज वर्ड भी आ सकता है आपका ऑप्शन में, और एक ये भी आ सकता है आपका ऑप्शन लाइफ इवेंट्स। जो भी लाइफ में इवेंट्स होती हैं तो उसे बोलते हैं मेमोयर, राइट? तो आंसर होगा इसका लाइफ इवेंट्स। थर्ड वन विल बी द कैरेक्टर हु अपोजेस द प्रोटेगोनिस्ट। प्रोटेगोनिस्ट कहते हैं हीरो को। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, स्पेशली हीरो ही होता है, सेंट्रल कैरेक्टर हम जिसे कहते हैं। प्रोटेगोनिस्ट के अपोजिट कौन जाता है? तो विलेन जाता है। जो भी हीरो के अगेंस्ट जाएगा वो विलेन होगा। और यहाँ पर जो भी प्रोटेगोनिस्ट के अगेंस्ट जाता है उसे क्या कहते हैं? इज कॉल्ड। तो ऑप्शन में आपका यहाँ पर आपका आंसर आएगा दिस इज एंटागोनिस्ट। जो प्रोटेगोनिस्ट के अगेंस्ट जाता है, उसके अपोजिट जाता है, तो उसका यहाँ पर आंसर होगा एंटागोनिस्ट, मीन्स जिसे विलेन कहते हैं। देन फोर्थ वन विल बी अ पर्सनल अकाउंट ऑफ वंस ओन लाइफ इज कॉल्ड। किसी भी इंसान की अपनी जो पर्सनल लाइफ होती है उसका एक पर्सनल अकाउंट होता है, अपनी खुद की लाइफ। ओके, यहाँ पर है ओन लाइफ, अपनी खुद की उसकी जो लाइफ होती है उसका पर्सनल अकाउंट, तो उसे क्या कहते हैं? अ पर्सनल अकाउंट ऑफ वंस ओन लाइफ इज कॉल्ड, तो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ओके, ऑप्शन में आ जाएगा आपका ऑटोबायोग्राफी। विच इज पब्लिश्ड रेगुलरली। कुछ ऐसा जो रेगुलरली पब्लिश किया जाता है तो वो क्या होता है? तो आपके ऑप्शन में आंसर आएगा आपका पीरियोडिकल। पीरियोडिकल जो रेगुलरली पब्लिश होता है। देन सिक्स्थ वन विल बी बायोग्राफी इज। बायोग्राफी क्या है? अब देखिए यहाँ पर आपका ऊपर एक जो क्वेश्चन आया था आपका, वो था आपका ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड, और यहाँ पर सिंपली पूछ लिया जाएगा आपसे व्हाट इज बायोग्राफी और बायोग्राफी मीन्स, और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे नीचे। उसमें से एक ऑप्शन आपका होगा राइट आंसर लाइफ स्टोरी ऑफ समवन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी को
एंड सर्किल करने में OMR शीट पर। तो यहाँ पर बायोग्राफी, बायो मीन्स लाइफ एंड ग्राफी मीन्स दैट इज राइटिंग। तो किसी दूसरे की लाइफ स्टोरी लिखना, लाइफ स्टोरी ऑफ समवन, तो ये होता है बायोग्राफी। देन 7th क्वेश्चन आपका ये आ सकता है, द पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच अ स्टोरी इज टोल्ड। तो जो भी एक स्टोरी बताई जाती है, किसी भी पर्सपेक्टिव से बताई जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? द पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच अ स्टोरी इज टोल्ड इज कॉल्ड। तो उसे कहते हैं, फिर आपके 4 ऑप्शन आ जाएंगे, तो उसमें से एक ऑप्शन होगा आपका द पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके पर्सपेक्टिव से जो स्टोरी बताई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? द पॉइंट ऑफ व्यू। देन 8th क्वेश्चन विल बी which reflects on personal experience, which reflects, तो जो भी हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करता है, कोई भी ऐसा लिटरेरी वर्क जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस को प्रेजेंट करता है या रिफ्लेक्ट करता है, तो उसे क्या कहते हैं? और ये यहाँ पर ऑप्शन होगा पर्सनल। गुड, तो पर्सनल राइटिंग होती है, और क्योंकि आपके सिलेबस में है पर्सनल एस्से, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर पर्सनल एस्से। पर्सनल एस्से में क्या होता है? जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस होता है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको डिस्क्लोज या उसको वहाँ पर रिफ्लेक्ट किया जाता है। तो आंसर है हमारा यहाँ पर पर्सनल एस्से। देन 9th वन विल बी टोन इज क्लोजली रिलेटेड टू। टोन किससे रिलेटेड है? टोन का क्या मीनिंग होता है? तो जैसे हम कहते हैं ना कि आप इस टोन में बात कर रहे हैं, या वो एक उस टोन में बात करता है, तो टोन क्या रिफ्लेक्ट करती है, टोन क्या शो करती है, ये किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पर देखिए, दोनों एक साथ भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं आपकी। जैसे कि एक ऑप्शन में आपका आ जाएगा, ए में आ जाएगा मूड, बी में आ जाएगा इमोशन, और सी में आ जाएगा बोथ ए एंड बी। तो आपकी दोनों ही आंसर सही हैं, क्योंकि टोन हमारे इमोशन को भी प्रेजेंट करता है और हमारे मूड को भी। जैसा हमारा मूड होगा ऐसे ही हमारी टोन होगी, और जिस तरह की हमारी इमोशंस होगी उसी तरीके से हमारी टोन भी चेंज हो जाएगी। तो दोनों ही आंसर यहाँ पर हैं आपके। टोन इज क्लोजली रिलेटेड टू मूड एंड इमोशन। देन 10th वन इज इमेजरी इज यूज्ड बाय राइटर्स। कोई भी राइटर जब इमेजरी यूज करता है तो किस लिए करता है? इमेजरी इज यूज्ड बाय राइटर्स टू सेट अ विजुअल इमेज। क्या सेट करने के लिए करता है? वो हमारे माइंड में, इन अवर माइंड। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के आपके क्वेश्चन होते हैं, बीच में जैसे गैप दे दिया जाता है, और नीचे फिर आपके ऑप्शन दिए जाते हैं कि पूरे सेंटेंस को अगर पूरा करना है तो यहाँ पर क्या आएगा। इमेजरी इज यूज्ड बाय राइटर्स टू सेट अ विजुअल, तो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर विजुअल इमेज। एक विजुअल इमेज को प्रेजेंट करने के लिए, उसको हमारे माइंड में उसको सेट करने के लिए ही एक राइटर किसका यूज करता है? इमेजरी का यूज करता है। देन 11th वन विल बी एंटीथीसिस। तो एक मीन्स आपके 2-3 क्वेश्चंस एंटीथीसिस, एफोरिज्म, इनसे रिलेटेड जरूर पाएंगे। टोन, इमेजरी। गॉड्स एंटीथीसिस इज, एंटी तो जो अपोजिट है, तो कोई भी वर्ड, जरूरी नहीं है कि गॉड ही आएगा, यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं। एंटीथीसिस से आपका रिलेटेड होगा क्वेश्चन। गॉड्स एंटीथीसिस इज, तो गॉड का एंटीथीसिस क्या है? अब यहाँ पर आपके 2 आंसर आ सकते हैं, या तो हो सकता है कि ऑप्शन में डेविल लिखा हो, या फिर सैटन भी लिखा हो सकता है। मीन्स गॉड का अपोजिट क्या होता है? शैतान। तो वो डेविल भी आ सकता है आपके लिए, आपके ऑप्शन में, और सैटन भी आ सकता है। और अगर दोनों आते हैं तो आपकी फिर आप लिखेंगे ए एंड बी, या जो भी जिसमें भी ऑप्शन में आपका दिया है COD, ये दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट वन इज एफोरिज्म। तो एफोरिज्म, एन एफोरिज्म इज अ ब्रीफ स्टेटमेंट इन, और आगे खाली छोड़ दिया जाएगा। फिर 4 ऑप्शन होंगे आपके कि इसको अगर पूरा करें तो इनमें से, इन ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर आएगा। एफोरिज्म
इज अ ब्रीफ स्टेटमेंट। तो ये तो उन्होंने बता ही दिया कि एफोरिज्म क्या है। ये एक किस तरह का स्टेटमेंट है जो काफ़ी ब्रीफ मीन्स ब्रीफली किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करता है। एफोरिज्म जैसे कि बैकन की स्टाइल क्या मानी जाती है, एफोरिस्टिक स्टाइल। और किस तरह से, लेकिन कम शब्दों में ज़्यादा बात कहना। ओके, ब्रीफ स्टेटमेंट इन डिडैक्टिक मैनर। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डिडैक्टिक मैनर। देन अब देखिए आपके इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि सेंटेंस पैटर्न है आपका एक या दो क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर से भी रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस पैटर्न क्योंकि आपके सिलेबस में है, तो ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। अ कंपाउंड सेंटेंस इज टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइंड बाय व्हाट। ओके, तो फिर खाली छोड़ दिया जाएगा। फिर आपके सामने काफ़ी ऑप्शन होंगे। ऑप्शन में आपका लिखा जा सकता है प्रीपोजिशन, आर्टिकल और कंजंक्शन एंड एडजेक्टिव, तो कुछ भी आ सकता है। तो उसमें आपका जो करेक्ट आंसर आएगा कंजंक्शन आएगा। अ कंपाउंड सेंटेंस इज टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइंड बाय अ कंजंक्शन। देन 14th वन इज डिक्शन एस्टेब्लिशेज व्हाट। तो डिक्शन क्या एस्टेब्लिश करता है, एक पार्टिकुलर स्टाइल। डिक्शन एक अपनी राइटर की या ऑथर की एक पार्टिकुलर स्टाइल होती है। किसकी स्टाइल होती है, इन राइटिंग। जो भी वो लिखता है उसमें अपनी उसकी एक पार्टिकुलर स्टाइल होती है। जैसे कि अभी आपको बताया बैकन की स्टाइल एफोरिस्टिक स्टाइल। डिक्शन एस्टेब्लिशेस अ पार्टिकुलर स्टाइल इन राइटिंग। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अ पार्टिकुलर स्टाइल इन राइटिंग। और यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं आपको, सिर्फ 15 दिए हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं आएंगे, 10 से ज़्यादा नहीं आते हैं आपकी इन सभी यूनिट से, क्योंकि आपके टोटल ही आने हैं। तो उससे आप डिवाइड कर लीजिए अपने सारी यूनिट्स में कि किस यूनिट में से कितने क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है आने की। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं आपके वो आएंगे आपके, देखिए कौन सी यूनिट थी आपकी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, तो 5th, 6th, 7th, 8th में से सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चंस आते हैं। जो आपकी लास्ट यूनिट है कंप्यूटर आपकी कंप्यूटर वाली यूनिट है ना, दैट इज कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल, तो उसमें से भी आपके 10 ही क्वेश्चंस आएंगे। फिर लास्ट वन, अ ट्रेवलॉग डिस्क्राइब्स वंस। ट्रेवलॉग क्या डिस्क्राइब करता है, किसी की भी, और फिर उसमें आपका आंसर होगा ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस। तो ट्रेवलॉग में क्या डिस्क्राइब, किस तरह का डिस्क्रिप्शन होता है, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं ट्रैवल के, राइट। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चंस सेकंड, थर्ड, फोर्थ यूनिट के, और इम्पोर्टेंट है, आप इनके एक बार स्टडी कर लेना एग्ज़ाम में जाने से पहले। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में आपको लेकर चलते हैं हम आपकी यूनिट 5th, 6th, 7th एंड 8th पर। आपकी यहाँ पर प्रोज एंड शॉर्ट स्टोरीज। तो इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपकी इस यूनिट में से। ये देखिए आपका सिलेबस, आपका नया सिलेबस है, और ये आपकी ये हम सब करवा चुके हैं, यूनिट 1st, यूनिट 2nd, यूनिट 3rd एंड यूनिट 4th, राइट। तो इस सब के एमसीक्यू हम बता चुके हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आपका शॉर्ट स्टोरीज एंड प्रोज। तो ये आपकी 5th, 6th, 7th एंड 8th, 9th वन भी हम करवा चुकी हैं। तो अब इनको देख लेते हैं एक बार कि इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपका फर्स्ट वन क्वेश्चन है, इसमें से ज़्यादा आपके 30 to 35 तक क्वेश्चंस आएंगे ओनली, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। मीन्स एक राइटर में से ज़्यादा 2 or 3 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने लिए हुए हैं जिसकी पॉसिबिलिटी है कि आ सकते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, ओ हेनरी इज द पेन नेम ऑफ। ओके, पेन नेम है, ओ हेनरी उनका रियल नेम नहीं था, ये उनका रियल नेम क्या था, विलियम सिडनी पोर्टर। तो ओ हेनरी उनका पेन नेम है, मीन जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, अपनी राइटिंग्स या अपने लिटरेरी वर्क्स को पब्लिश करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन आएगा, ओ हेनरी इज द पेन नेम ऑफ, और 4 ऑप्शन में आपका एक ऑप्शन होगा विलियम सिडनी
पोर्टर। तो आंसर हमारा क्या है, इसी पर आपको बस इसी पर आपको फोकस करना है, इसी पर ध्यान देना है। विलियम सिडनी पोर्टर वॉज द पेन नेम ऑफ ओ हेनरी, राइट। देन सेकेंड वन इज, अब कुछ कैरेक्टर्स दे दिए जाएंगे, एक कैरेक्टर भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, थ्री से ज़्यादा तो नहीं पूछे जाते, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 3 कैरेक्टर्स लिए हैं। कुछ कैरेक्टर्स के नाम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि बताइए ये कौन सी बुक के या कौन सी शॉर्ट स्टोरी या ड्रामा, जो भी आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि उसके कैरेक्टर्स हैं। अब जैसे कि एक कैरेक्टर दे दिया जाएगा बर्मन स्यू जॉनी, ओके, तो कोई सा भी कैरेक्टर आ सकता है, तीनों भी आ सकते हैं एक साथ। आर द कैरेक्टर्स ऑफ, तो उसके बाद फिर क्या होगा, आपका नीचे ऑप्शन आ जाएंगे कि बर्मन स्यू जॉनी आर द कैरेक्टर्स। तो ये तीनों ही किसमें कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर्स है ओ हेनरी की शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ। आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पर द लास्ट लीफ। बर्मन स्यू जॉनी आर द characters in which story, in which short story, in the last leaf. Then third one, the last leaf was written by। इस तरह के questions आपके टोटल अगर आते हैं तो 4 to 5 तक पूछे जाते हैं कि ऑथर का नाम बताइए। कोई भी शॉर्ट स्टोरी, कोई भी ऐसे, कोई भी बुक का नाम दे दिया जाता है कि उसका ऑथर बताइए, उसका राइटर बताइए, इट वॉज रिटन बाई होम। तो लास्ट लीफ, अगर आप अपना सिलेबस भी अच्छी तरीके से आपको याद है, पता है, तो 10% क्वेश्चंस तो आपके इजीली हो जाएंगे, सिर्फ अगर आपको अपना सिलेबस याद है। कुछ स्टूडेंट्स को तो सिलेबस तक नहीं पता होता और वो लास्ट टाइम पर पढ़ने बैठते हैं, तो भी अगर वो ये क्वेश्चंस देख लेंगे तो उनको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। द लास्ट लीफ वॉज रिटन बाई, तो यहाँ पर कौन राइटर है, ओ हेनरी। गुड, ये भी आ सकता है ओ हेनरी रोट, या ओ हेनरी की इनमें से कौन सी बुक है, तो भी आपका आंसर आ जाएगा द लास्ट लीफ। तो आंसर क्या है यहाँ पर, द लास्ट लीफ वॉज रिटन बाई, फिर 4 ऑप्शन आ जाएंगे और उनमें से एक ऑप्शन होगा ओ हेनरी। देन फोर्थ वन इज हु फॉल्स इल इन द लास्ट लीफ। तो जो शॉर्ट स्टोरी है ओ हेनरी ने लिखी है, इसमें कौन बीमार पड़ता है, हु फॉल्स इल, तो कौन होता है यहाँ पर जो बीमार पड़ता है, इट वॉज जॉन सी। ओके, ये आपका जॉन सी है, इट वॉज जॉन सी। देन नेक्स्ट वन विल बी एंटन चेखव वॉज आ। तो इसी तरीके से दे दिया जाएगा आपको एग्जाम में, और नीचे क्योंकि 4 ऑप्शन होंगे, एंटन चेखव वॉज आ प्ले राइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो एंटन चेखव, और उसमें से जैसे कि फ्रेंच, रशियन और आपका इंडियन, अमेरिकन कुछ भी दे दिया जाएगा आपका, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि एंटन चेखव कौन सी उनकी नेशनलिटी क्या थी, ही वॉज अ रशियन। ओके, आंसर यहाँ पर आएगा रशियन। तो एंटन चेखव कौन थे, ही वॉज अ रशियन प्ले राइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। देन नेक्स्ट वन विल बी सिक्स्थ वन, हु इज द ऑथर ऑफ द लैमेंट। हु इज द ऑथर, हु इज द राइटर, द लैमेंट शॉर्ट स्टोरी का राइटर कौन है। तो ये 5 to 6 या 4 to 5 जरूर आते हैं इस तरह के ऑथर रिलेटेड टू देयर बुक्स। तो कौन है, किसने लिखा है द लैमेंट, एंटन चेखव। देन सेवंथ विल बी व्हाट इज द फुल नेम, फुल नेम ऑफ द। अब देखिए फुल नेम आपका फर्स्ट यूनिट में से भी आते हैं, आर के नारायण का पूछ लिया जाएगा, और आपके केवी आपके जो वेंकटा रमनी थे उनकी भी फुल फॉर्म आ जाती है कि उनका पूरा नाम क्या है, और कितनी बार अब्दुल कलाम जी के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि उनका पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर फुल नेम पूछा गया है, ये राइटर नहीं है, ये कौन है, यहाँ पर एक कैरेक्टर है। तो यहाँ पर किसके कैरेक्टर हैं ये आपको पता है, योना पोटा पॉ। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द स्लेज ड्राइवर। तो जो द लैमेंट में कैरेक्टर होता है स्लेज ड्राइवर, उनका पूरा नाम क्या है, उनका एक्चुअल नाम क्या है, इयोना पोटा पॉ। देन नेक्स्ट वन इज इयोना's ट्रू फ्रेंड इज। इयोना का सच्चा दोस्त कौन है, उनका ट्रू फ्रेंड कौन है। तो इयोना का जो ट्रू फ्रेंड है वो दैट इज हॉर्स। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्या आएगा आंसर, हॉर्स उनका ट्रू फ्रेंड है। और इसको देखिए दूसरे तरीके से भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा आपसे, हॉर्स
इज द ट्रू फ्रेंड ऑफ। ओके, हॉर्स पहले आ जाएगा और ये पूछा जाएगा कि हॉर्स किसका ट्रू फ्रेंड है, और उसके बाद कुछ कैरेक्टर्स के नाम दे दिए जाएंगे। तो अगर आप इसको इससे कनेक्ट करते हैं, इयोना इज रिलेटेड टू हॉर्स, तो आपका चाहे हॉर्स के बारे में पूछे कि हॉर्स किसका सच्चा दोस्त है, या आपसे ये पूछे कि इयोना किसका ट्रू फ्रेंड है, तो भी आपका सेम आंसर आ जाएगा अगर आप इतना भी देख लेते हैं। इन विच रीजन डज द सोमल विलेज लाई। तो ये सोमल विलेज कहाँ है, कहाँ पड़ता है ये सोमल विलेज, जिसके बारे में आर के नारायण ने मेंशन किया है। इन विच रीजन डज द सोमल विलेज लाई, तो ये कहाँ पर है, मालगुडी में। आर के नारायण की शॉर्ट स्टोरी है आपके सिलेबस में, अंडर द बनियन ट्री, और ये उसी की बात हो रही है, अंडर द बनियन ट्री। तो ये सोमल विलेज कहाँ पड़ता है, मालगुडी में। देन नेक्स्ट वन इज हु वॉज नेमी। तो कैरेक्टर्स के नाम दे दिए जाएंगे, जैसे कि आपका देखिए ऊपर आया था, यहाँ पर भी कैरेक्टर के नाम दिए गए थे, बमन, स्यू, जॉन्सी, और पूछा गया था कि ये कौन से बुक में है, कौन सी शॉर्ट स्टोरी में है, कुछ भी आपसे पूछ लिया जा सकता है, बस आपको आंसर याद रखना है। तो नेमी कौन है, नेमी इज अ विलेज प्रीस्ट, आपका आंसर होगा अ विलेज प्रीस्ट। देन नेक्स्ट वन इज, तो ये जो हमारे गाइडी माउपेसेंट है, किस तरह के राइटर, इनकी नेशनलिटी क्या थी, जैसे कि आपने देखा होगा ओ हेनरी, आपने ऊपर आपका यहाँ पूछा गया था रशियन, एंटन चेखव के बारे में कि वो कौन सी कंट्री को बिलोंग करते थे, तो वो एक रशियन थे। और हमारे यहाँ पर गाइडी माउपेसेंट वॉज अ फ्रेंच राइटर। तो यहाँ पर इस तरह से ब्लैंक छोड़ दिया जाता है, और क्योंकि नीचे 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से आपका एक ऑप्शन होगा ही वॉज अ फ्रेंच राइटर। गुड। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका सेक्शन है, यूनिट 4 से लेकर यूनिट 5 से लेकर 5th 6th 7th 8, क्योंकि ये आपका लिटरेचर, पूरा लिटरेचर जो लिटरेरी वर्क्स हैं उन पर बेस्ड है, शॉर्ट स्टोरीज एंड प्रोज। तो इसमें जितना ज़्यादा आप स्टडी करेंगे, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही अच्छा है। और अपनी तरफ से हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उनको आपके लिए लेकर आए हैं। सो नेक्स्ट वन इज, ये फ्रांसिस बेकन पर रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है और काफ़ी पूछा जाता है, शायद कोई कम्पिटिटिव ऐसा एग्जाम हो जिसमें ये क्वेश्चंस ना पूछे जाते हों बेकन से रिलेटेड। हु कॉल्ड फ्रांसिस बेकन द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। ओके, और ये अगर आपने रेगुलर स्टडीज़ की है तो आपने ज़रूर देखा होगा कि फ्रांसिस बेकन को हम इस लाइन से अलग कर ही नहीं सकते। फ्रांसिस बेकन को किसने बुलाया है, किसने इस तरीके से बोला है उनके बारे में कि बेकन क्या है, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, वाइजेस्ट हैं, ब्राइटेस्ट हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं, नेम फेम ईच एंड एवरीथिंग ही हैज़। तो वो काफ़ी एक स्टार की तरह वो चमक रही हैं, और स्टार की तरह चमकने का मतलब क्या है कि उनके पास सब कुछ था, पॉपुलैरिटी थी, इंटेलेक्चुअल थे, नो डाउट, बट द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। लेकिन जितने ज़्यादा वो वाइज थे, जितने ज़्यादा ब्राइटेस्ट थे, उनका नेम फेम था, उनके पास विजडम थी, उतने ही ज़्यादा वो क्या थे, ही वॉज द मीनेस्ट, उतने ही ज़्यादा वो गिरे हुए इंसान थे। तो इतनी बड़ी बात उनके बारे में किसने बोली, उनको अप्रिशिएट भी किया है, राइट, जहाँ वो अप्रिशिएबल थे उनको अप्रिशिएट भी किया है, लेकिन उनको कहा है लेकिन इंसान अच्छे नहीं थे, ठीक है, इंटेलिजेंट थे, काफ़ी उन्होंने पॉपुलैरिटी लाइफ में गेन की, उनको सब कुछ मिला, लेकिन इंसान अच्छे नहीं थे। अच्छे से मतलब अच्छे की बात भी नहीं है, सबसे ज़्यादा क्या है कि सबसे गिरे हुए इंसान थे। तो उनको ये किसने कहा है, अलेक्जेंडर पोप ने। ये वही अलेक्जेंडर पोप हैं जिनका एपिक, मोक एपिक द रेप ऑफ द लॉक आपने नाम सुना होगा। तो अलेक्जेंडर पोप ही वॉज अ सटायरिस्ट, और उन्होंने फ्रांसिस बेकन के बारे में ये कहा है। गुड। तो आई होप कि अब तो आप ये बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, चाहे कुछ भी भूल जाए, लेकिन ये वाली इतनी अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दी है डिटेल में कि ये तो नहीं भूलेंगे कि पोप ने, अगर अलेक्जेंडर भी नहीं याद रहता, लेकिन कितनी बार क्या होता है एग्जाम में कि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए वो सभी में अलेक्जेंडर लगा देंगे। अगर हम ये कहें कि बस पोप याद रखना, तो हम ये भी स्टूडेंट्स से नहीं कहते कि आप बस पोप याद रखना उनकी कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है ना कि वो 4 ऑप्शन दे दिए और 4 में ही अलेक्जेंडर है, गुड, लेकिन लास्ट में चेंज हो जाता है, या लास्ट में पोप है और स्टार्टिंग में चेंज कर दिया, तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए दोनों आपको याद रखनी है, अलेक्जेंडर पोप। देन
नेक्स्ट वन इज, अब ये आपका जो वर्ड है यहाँ पर साम आपका, अब आते हैं हम जोसेफ एडिसन। जोसेफ एडिसन का ऐसे है सर रोजर डी कावर्ली। कौन सा ऐसे है आपके सिलेबस में, आप ये जरूर चेक करना, सर रोजर एट चर्च। तो उसमें ये वर्ड आता है साम किसे कहते हैं, साम जैसे भजन होते हैं। ओके, हिंदू मिथोलॉजी में तो जो एक हिंदू रिलीजन है उसमें भजन बोला जाता है। और बाइबल, क्योंकि बाइबल है तो बाइबल में बोले जाते हैं होली सॉन्ग्स, वहाँ सॉन्ग्स बोलते हैं जो बाइबल में होते हैं उनको होली सॉन्ग्स बोलते हैं। तो यहाँ पर साम का मतलब होता है होली सॉन्ग्स। और एग्जाम में ये वर्ड काफ़ी आता है कि साम किसे कहते हैं। तो ये साम्स क्या होते हैं, होली सॉन्ग्स, जो प्योर या होली को जिसे कहते हैं पवित्र जो भजन होते हैं, पवित्र जो गीत होते हैं। तो बाइबल में का ये वर्ड है। जोसेफ एडिसन बिलोंग्स टू, तो उसके बाद देखिए फिर इस तरीके से नीचे ब्लैंक कर दिया जाता है और ऑप्शन दे दिए जाते हैं। सेंचुरी, जोसेफ एडिसन। अच्छा, यहाँ पर सेंचुरी की जगह यहाँ पर एज भी आ सकती है कि वो किस एज को बिलोंग करते थे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जोसेफ एडिसन ही बिलोंग्स टू विच सेंचुरी, 18th सेंचुरी। तो जो आपका ऑप्शन होगा 17th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 19th सेंचुरी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि वो किस सेंचुरी को बिलोंग करते थे। ही बिलोंग्ड टू द 18th सेंचुरी। ओके, और एज आ जाती है कि वो किस एज को बिलोंग करते थे। तो एज भी आपकी यहाँ पर आ जाएगी न्यो क्लासिसिज्म, क्योंकि न्यो क्लासिकल इरा को वो बिलोंग करते थे। तो दोनों ही यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, आपका आंसर आएगा 18th। देन 15th वन इज हु को फाउंडेड। तो ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 15th वन, हु को फाउंडेड फेमस पीरियोडिकल द स्पेक्टेटर। द स्पेक्टेटर जो काफ़ी ज़्यादा फेमस पीरियोडिकल है, इसे किसने को फाउंड किया था। एक्चुअली ये द स्पेक्टेटर कोलैबोरेशन में हुआ था। जोसेफ एडिसन उनके बेस्ट फ्रेंड रहे हैं, रिचार्ड स्टील, तो उनके कोलैबोरेशन में हुआ था। लेकिन यहाँ पर अगर दोनों नाम आते हैं, जोसेफ एडिसन एंड रिचार्ड स्टील, तो भी आपका ठीक है। और अगर सिर्फ एक आता है जोसेफ एडिसन, तो आप टिक करेंगे एंड सर्किल करेंगे OMR शीट पर जोसेफ एडिसन। हु को फाउंडेड फेमस पीरियोडिकल द स्पेक्टेटर, आंसर विल बी जोसेफ एडिसन। ओके, ये आपका 15th क्वेश्चन। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन भी काफी रिपीट होता है, दैट हु वॉज कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इंडिया का मिसाइल मैन किसको कहा जाता है। हु वॉज कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ओके, आपको और आपकी कन्वीनियंस के लिए और इसको जरा सा आगे कर देते हैं। राइट, अब आपको नज़र आ रहा होगा जूम कर कर। हु वॉज कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया का मिसाइल मैन किसको कहा गया है। और यहाँ पर आपका आंसर आएगा डॉक्टर अब्दुल कलाम। डॉक्टर अब्दुल कलाम को कहा गया है इंडिया का मिसाइल मैन। देन 17th वन इज विच फिक्शनल टेक्निक। विच फिक्शनल टेक्निक, एक टेक्निक यूज़ की थी जो फिक्शन में की थी। तो ये किसने की थी, किस तरह की टेक्निक यूज़ की थी। विच फिक्शनल टेक्निक वॉज यूज्ड बाय वर्जीनिया वुल्फ। तो वर्जीनिया वुल्फ ने एक अपने फिक्शन में, अपने नॉवेल्स में एक टेक्निक यूज़ की थी इन हर राइटिंग्स। तो वो किस तरह की यूज़ की थी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। आंसर होगा आपका यहाँ पर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक उन्होंने यूज़ की थी। राइट, तो वर्जीनिया वुल्फ, ये याद रखना, फिक्शनल टेक्निक, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अब इसे दूसरी तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है, जो हमेशा आता है। ऐसा आपको क्यों बता रहे हैं हम बार बार, क्योंकि आंसर वही रहेंगे। लेकिन कितनी बार जैसे कि ये पूछ लिया जाता है कि वर्जीनिया वुल्फ ने कौन सी टेक्निक यूज़ की, और कितनी बार ये भी आ जाता है इसका अपोजिट, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस फिक्शनल टेक्निक किसने यूज़ की। तो उसमें आपके ऑप्शन में आ जाएगा वर्जीनिया वुल्फ। तो इसीलिए इसको दोनों तरफ से आपको बता रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आपको आंसर तो पता रहे लेकिन अगर लैंग्वेज में जरा सा भी चेंज आ जाए तो फिर आप गलत कर कर ना आए। देन 18th वन इज बैकन्स स्टाइल।
तो बेकन की जो प्रोज स्टाइल है वो काफ़ी नोन है, काफ़ी फेमस है, और उनकी ये कह सकते हैं कि बेकन जाने जाते हैं अपनी प्रोज स्टाइल के कारण, और उनकी प्रोज स्टाइल क्या है? एफोरिस्टिक स्टाइल। गुड। तो ये आता है आपका बेकन्स प्रोज स्टाइल इज नोन एज। बेकन की प्रोज स्टाइल किस तरह की है? आपका आंसर है एफोरिज्म भी आ जाता है, एफोरिस्टिक स्टाइल, जो उन्होंने यूज की है एफोरिस्टिक स्टाइल। अब आपकी एसे में से या शॉर्ट स्टोरी में से जो भी आपके सिलेबस में कोर्स है या कुछ बुक्स दी गई हैं, उसमें से कोई भी एक लाइन ले लेते हैं, और वो लेते हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस होती है, और ये लाइन है जो हर कंपटीशन में पूछी जाती है। आप कोई भी पेपर अगर देते हैं, किसी भी तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप अपीयर होते हैं, तो ये ज़रूर आती है वहाँ पर। रीडिंग मेक्थ आ, और ये क्यों ऐसी देते हैं? ताकि पता चले कि बच्चे ने, आई मीन स्टूडेंट्स ने टेक्स्ट को स्टडी भी किया है या नहीं किया है। तो ये इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। 5% आई मीन 5 होते हैं टोटल। रीडिंग मेक आ, और उसके बाद ब्लैंक कर दिया जाता है ये जानने के लिए कि आपको कुछ टेक्स्ट का भी आइडिया है या नहीं है, तो इसके आगे भी दे दी जाती है। देन रीडिंग मेक था, और इसका यहाँ पर क्या आएगा? तो नीचे 4 ऑप्शन होंगे, तो यहाँ पर आता है कि मेक आज जैसे कि लेजी बनाती है, उसको स्लगिश बनाती है, हैप्पी बनाती है, चेयरफुल बनाती है, या उसको सैड बनाती है, और एक आपका आंसर हो जाएगा कि फुल। तो जिन स्टूडेंट्स ने टेक्स्ट पढ़ी है, लर्न किया है, वो फुल लिख कर आते हैं। अदरवाइज फिर वो इस तरह के ऑप्शन देते हैं कि जिन्होंने टेक्स्ट नहीं पढ़ी तो उन्हें समझ नहीं आता कि यहाँ पर वो क्या एग्जैक्ट वर्ड आएगा। तो इसका आंसर होगा फुल। रीडिंग मेक आ फुल मैन आपको कंप्लीट करती है। देन नेक्स्ट वन इज हु इज नोन एज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। फादर ऑफ इंग्लिश एसेज किसको कहा गया है? मीन्स इंग्लिश एसे का फादर किसको कहा गया है? फ्रांसिस बेकन। और ये भी पूछा जा सकता है, फ्रांसिस बेकन इज नोन एज, बस यहाँ छोड़ देंगे और नीचे ऑप्शन में दे देंगे द फादर ऑफ इंग्लिश एसे, राइट। तो आपको फ्रांसिस बेकन का याद रखना है कि फ्रांसिस बेकन को क्या कहा गया है, क्या माना गया है? द फादर, किसका फादर? एसेज का फादर, इंग्लिश एसे का फादर। जैसे कि आपके वो सिलेबस में नहीं है, क्रिस्टोफर मार्लो। द कलेक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलेक्शन ऑफ लैम्स एसेज। तो चार्ल्स लैम का एसे आपके सिलेबस में है, ड्रीम चिल्ड्रन, या कोई भी ऐसे अगर आपके सिलेबस में है तो ये क्वेश्चन तो जरूर ही आता है। द कलेक्शन ऑफ लैम्स एसे इज नोन एज। चार्ल्स लैम ने एसेज लिखे और उनको काफ़ी सारे एसेज लिखे, फिर उन्होंने उनको कलेक्ट किया, तो उसको किस नाम से उन्होंने पब्लिश किया, वो किस नाम से जाने जाते हैं? उन्होंने अपना नाम नहीं दिया था, किस नाम से उन्होंने उसको पब्लिश कराए थे? इलिया, एसे ऑफ इलिया, ELIA। द कलेक्शन ऑफ लैम्स एसेज इज नोन एज एसे ऑफ इलिया, राइट। नेक्स्ट वन इज हु वाज जॉन। ये जॉन कौन है? तो देखिए वो पूरी डिटेल भी नहीं देंगे, वो नहीं बताएंगे आपको हु वाज जॉन इन ड्रीम चिल्ड्रन रिटन बाय चार्ल्स लैम, सिर्फ वो बता देंगे हु वाज जॉन। तो जिन स्टूडेंट्स ने टेक्स्ट नहीं पढ़ी या स्टोरी नहीं पढ़ी है, ऐसे नहीं पढ़ा, वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये जॉन तो सिलेबस में है ही नहीं, ये कहाँ से आ गए। तो जॉन कौन है? चार्ल्स लैम के एल्डर ब्रदर, जिसको उन्होंने मेंशन किया है अपने ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन में। हु वाज जॉन? तो आंसर आएगा यहाँ पर चार्ल्स लैम्स एल्डर ब्रदर, ओके, उनके एल्डर ब्रदर हैं। और ये उनकी बायोग्राफी में से नहीं पूछा गया, ऐसे में उन्होंने खुद इसको मेंशन किया है, मीन्स आपके सिलेबस में है, तो ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है आपका क्वेश्चन। देन नेक्स्ट वन इज चार्ल्स लैम्स ड्रीम चिल्ड्रन। चार्ल्स लैम्स ड्रीम चिल्ड्रन क्या है, किस तरह का ऐसे है? तो ऑप्शन में आपका जो करेक्ट आंसर होगा पर्सनल ऐसे। चार्ल्स लैम्स ड्रीम चिल्ड्रन इज आ पर्सनल ऐसे। अब देखिए पर्सनल तो ये हो ही जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपने देखा था कि जॉन उनके एल्डर ब्रदर हैं, उनके रियल ब्रदर हैं, जिसको उन्होंने मेंशन किया था इस ऐसे में। तो ये किस तरह का ऐसे हो जाता है कि वो अपनी पर्सनल
जो भी उनकी लाइफ है, फैमिली है, वो उसको भी मेंशन कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये उनका किस तरह का एस्से है? पर्सनल एस्से। देन नेक्स्ट वन इज 24th वन, हु हैज़ ब्यूटिफाइड द इनसाइड ऑफ द चर्च। अब ये आपका जोसेफ एडिसन का आपका एस्से है। ओके, सर रोजर एट चर्च। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि जो चर्च की इनसाइड थी उसको अच्छी तरीके से डेकोरेट किया था, काफ़ी ब्यूटीफाई किया था। किसने? सर रोजर डी कवर्ली ने, ताकि जो भी पीपल हैं वहाँ पर, गांव के विलेज जो पीपल हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा चर्च में आए, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया था, चर्च की जो इनसाइड थी मीन्स उसका बहुत अच्छी तरीके से इंटीरियर उन्होंने डेकोरेट करवाया था, उनको अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को। सर रोजर डी कवर्ली इसका आंसर होगा। ये कैरेक्टर का नाम है आपका सर रोजर डी कवर्ली। कुछ बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, जोसेफ एडिसन का नाम आता है वो, क्योंकि जोसेफ एडिसन का भी ऑप्शन होता है तो वो जोसेफ एडिसन पर टिक लगा देते हैं। तो ये ध्यान रखना कि चर्च की इनसाइड को ब्यूटीफाई करवाया था सर रोजर डी कवर्ली ने। देन नेक्स्ट वन इज संडे क्लियर्स अवे द डस्ट। अब यहाँ पर ब्लैंक कर देंगे। तो ये भी टेक्स्ट है जो एस्से में उन्होंने स्टार्ट किया है। संडे क्लियर्स अवे द ऑफ द होल वीक। पूरे वीक की क्या क्या क्लियर कर देता है संडे। संडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और संडे की इंपॉर्टेंस बताई है जोसेफ एडिसन ने कौन से एस्से में? सर रोजर एट चर्च की। संडे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये पूरे वीक की क्या क्लियर कर देता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा डस्ट। ओके, जितनी भी डस्ट होती है, क्योंकि क्यों डस्ट यहाँ पर, इसका क्या मतलब था? क्योंकि इस दिन लोग नहाते हैं, संडे को लोग नहाते हैं। नहाने से मतलब दे टेक बाथ, एंड दिस इज द रीजन दैट संडे क्लियर्स अवे द डस्ट ऑफ द होल वीक। ओके, टेक्स्ट आपने पढ़ी होगी तो देखा होगा, उसमें काफ़ी अच्छा कमेंट किया है जोसेफ एडिसन ने कि जो गांव के लोग होते हैं, सर रोजर डी कवर्ली के गांव के लोग होते हैं, वो सिर्फ संडे को ही नहाते हैं। तो उनको अच्छा लगता है कि अगर संडे नहीं होता तो क्या होता। तो जोसेफ एडिसन ने काफ़ी अच्छा ऐसे लिखा है। देन नेक्स्ट वन इज अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। कब तक नहीं रुकना है, जब तक आप अपने गोल को अचीव ना कर लें। ओके, जागो, उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ना जाएं, जब तक आप अपने एम को अचीव ना कर ले। तो ये किसने कहा है? ये किसने कहा है? इट वॉज सेड बाय, तो आपका आंसर आएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने कहा है अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजयोगा, कर्मा योगा एंड भक्ति योगा। तो ये लिटरेरी वर्क्स हैं, लेकिन किसने लिखे हैं? अब देखिए यहाँ पर तीनों दे दिए आपको, एक भी पूछा जा सकता है, दो भी आ सकते हैं। राज योगा किसने लिखा या कर्मा योगा किसने लिखा, तीनों के नाम दे दिए जाएंगे कि ये किसके लिटरेरी वर्क्स हैं। तो ये लिटरेरी वर्क्स हैं स्वामी विवेकानंद के। तो आपके 27 क्वेश्चन हो चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28 वन, द स्पीच ऑफ प्रोफेशंस फॉर वीमन। ये भी ऐसे है आपके सिलेबस में, वर्जीनिया वुल्फ का स्पीच है एक्चुअली ये, द स्पीच ऑफ प्रोफेशंस फॉर वीमन। तो इसमें पूछ लिया जाता है कि ये किसकी स्पीच है, किसने दी है। तो यहाँ पर इस तरीके से भी पूछा जाएगा आपसे, वर्जीनिया वुल्फ का है। अगर सिलेबस आपको याद है तो आप इजीली इसका आंसर दे देंगे। और यहाँ पर आता है इट वॉज गिवन। ओके, जो ये स्पीच है प्रोफेशंस फॉर वीमन, इट वॉज गिवन इन विच ईयर। तो कौन से ईयर में दी गई थी ये ध्यान रखना, इन 1931। 1931 में इस स्पीच को दिया था किसने? वर्जीनिया वुल्फ ने। देन नेक्स्ट वन इज द मैसेज। एक शॉर्ट स्टोरी है द डायमंड नेकलेस, गाइडी माउपेसेंट की। तो क्या मैसेज है द डायमंड नेकलेस का, क्या मैसेज है, क्या कहना चाहते हैं राइटर उसके थ्रू? तो काफ़ी अच्छा मैसेज उन्होंने प्रोवाइड किया है। इसका आंसर होगा बी सेटिस्फाइड। ओके, सिंपली यहाँ पर ये भी आ सकता है ऑप्शन में, बी कंटेंट और बी सेटिस्फाइड, वट एवर
उसको थोड़ा सा वो बड़ा कर भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको इतना पता है कि इसका क्या मैसेज है, बी सेटिस्फाइड वट एवर यू हैव, जो भी आपके पास है उसी में क्या रहिए, खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, और उससे कि ज़्यादा उसको अपने आप को परेशान नहीं कीजिए। तो ये मैसेज है, बहुत अच्छा मैसेज है द डायमंड नेकलेस का। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, बी सेटिस्फाइड। ओके, सेटिस्फाइड की जगह कितनी बार वो वर्ड कंटेंट भी दे सकते हैं, और हैप्पी भी आ सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द चाइल्ड गो। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ इतना आता है, वेयर डिड द चाइल्ड गो। तो ये चाइल्ड, हम कौन से चाइल्ड की बात कर रहे हैं कि चाइल्ड कहाँ जाता है, मुल्क राज आनंद की शॉर्ट स्टोरी है आपकी द लॉस्ट चाइल्ड। तो उसमें लॉस्ट क्यों हो जाता है वो चाइल्ड, तो वो कहाँ जाता है, वेयर डिड द चाइल्ड गो विद हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ बच्चा कहाँ जाता है। तो बस इतना आपको क्वेश्चन दे देंगे, नीचे ऑप्शन दे देंगे, लाइब्रेरी में जाता है, स्कूल में जाता है, हॉस्पिटल में जाता है, और फोर्थ वन दे देंगे कि फेयर में जाता है, मीन्स मेले में जाता है। तो इसीलिए आपका कौन सा आंसर ठीक रहेगा, वो कहाँ जाता है, अपने पेरेंट्स के साथ विलेज फेयर में। ओके, मेले में जाता है जो गांव में लगा था। तो आपके अभी आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, ये आपको 30 क्वेश्चंस दिए हैं, आपके मोर देन ज़्यादा ही आपके हो जाते हैं। तो ये सारे 30 हैं, और इससे पहले जो आपको दूसरी यूनिट्स के दे चुके हैं, जैसे कि आपको फर्स्ट, ओके, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अब देखिए आपका पूरा सारी यूनिट आपकी कवर हो चुकी हैं, सारे आपको MCQ बता चुके हैं। एंड आई एम वेरी वेरी होपफुल कि आपके पास इतना टाइम, कम टाइम नहीं है आपके पास, अगर एक दिन भी है तो 1 घंटे में अगर आप इनको सब देख लें तो आप इजीली कवर कर सकते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अब ये आते हैं हम आपकी लास्ट यूनिट पर, कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल्स इन इंग्लिश। और इसमें जैसे आपको बता चुके हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके 10 to 12 क्वेश्चंस आते हैं इस यूनिट से। तो अब इस यूनिट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक बार देख लीजिए, काफ़ी सिंपल आते हैं। तो जैसे कंप्यूटर की नॉलेज है उसके लिए तो ये काफ़ी ईजी रहता है आंसर देना। अब यहाँ पर देखिए, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, रिज्यूम इज एन अपडेटेड फॉर्म ऑफ। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा, और नीचे 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से एक ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा कि रिज्यूम क्या है। रिज्यूम एक अपडेटेड फॉर्म है किसकी, तो आंसर है होगा हमारा यहाँ पर बायोडाटा, राइट, बायोडाटा। सेकेंड वन इज .com। तो .com क्या है, .com इज आ, उसके बाद फिर ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा, फिर आपके 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट आंसर होगा हमारा। तो .com क्या है, इट इज़ अ कॉमर्शियल नेम। देन थर्ड वन विल बी अ फॉर्मल ईमेल। ओके, जब हम कोई भी ईमेल करते हैं तो जो फॉर्मल ईमेल होती है वो किससे लिखी जाती है, इज रिटन टू। अ फॉर्मल ईमेल इज रिटन टू, एक फॉर्मल ईमेल लिखी जाती है हमेशा, या तो जैसे कि आप कह सकते हैं जो अथॉरिटीज़ होती हैं, तो या तो हम अथॉरिटीज़ को लिखते हैं जैसे कि ऑफिस में लिख रहे हैं, और या फिर कोई एक अननोन पर्सन। तो यहाँ पर आपके दोनों ऑप्शन आपके पास आ सकते हैं, एक में आपका हो सकता है अननोन पीपल, अननोन पर्सन, और एक में आपका हो सकता है अथॉरिटीज़। ओके, तो अथॉरिटीज़ भी आपका करेक्ट है और अननोन पर्सन भी आपका करेक्ट है। देन नेक्स्ट वन विल बी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेब। तो इसमें ये भी आ जाता है वेब इज़, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं आपसे, वेब इज़ और मीनिंग ऑफ वेब और व्हाट इज़ वेब। तो वेब क्या है, यहाँ पर आपका आंसर होगा वेब में वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, ये रहा आपका, जैसे कि आंसर लिखे हैं यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब। तो वेब ये होता है। फिफ्थ वन, अ ब्लॉग। अ ब्लॉग इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ। तो ब्लॉग किसकी शॉर्ट फॉर्म है, वेब लॉग की। ओके, ब्लॉग क्या है, अ ब्लॉग इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ, और आंसर होगा यहाँ पर वेब लॉग। देन नेक्स्ट वन विल बी RTI केम अंडर इफेक्ट इन। तो जो RTI एक्ट है, जब ये स्ट्रोंगली
आया इंडिया में मीन्स इसको जब इफ़ेक्ट किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया स्ट्रोंगली इस एक्ट को, तो कौन से ईयर में किया गया? RTI एक्ट इट केम स्ट्रोंगली अंडर इफेक्ट इन इंडिया इन, तो ईयर आपका होगा 2005। ओके, 2005 में इसको स्ट्रोंगली इंडिया में ये इफेक्टेड रहा। देन नेक्स्ट विल बी सोशल नेटवर्किंग साइट इज, तो जो हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट है, और ये आपका इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑन विच ट्वीट इज टू टेक अ पोस्टिंग, तो हम जो भी ट्वीट करते हैं, जो भी हमारी पोस्ट होती है सोशल नेटवर्किंग साइट, उसे क्या कहते हैं, क्या नाम है? दैट इज ट्विटर। ओके, ट्विटर है जहां हम ट्वीट करते हैं, जहां हम अपनी पोस्ट को डालते हैं। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपके, अब देखिए आपके जितने भी क्वेश्चन हैं लास्ट यूनिट पर कंप्यूटर बेस्ड है, आपके कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल इन इंग्लिश। तो यहाँ पर इस तरीके से आपके कंप्यूटर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। देन नेक्स्ट वन इज अ लेटर। अ लेटर इज अ फॉर्म ऑफ, तो लेटर किसकी फॉर्म है? ऑफ कोर्स, क्योंकि लेटर है तो इसमें लिखा जाता है, तो ये किसकी फॉर्म होती है? जिस तरह का हम कम्युनिकेशन करते हैं तो वर्बल तो नहीं होता, तो लेटर दैट इज रिटन। ओके, हम लिख कर ही कुछ भी कम्युनिकेट करते हैं, तो लेटर इज अ फॉर्म ऑफ, और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा आगे रिटन कम्युनिकेशन। ओके, इस तरीके से अगर आप MCQ इस तरीके से लर्न करते हैं तो आपके काफ़ी जल्दी लर्न हो जाते हैं। आपको जो हमारे अदर ऑप्शन होते हैं जिनका हमसे कोई कनेक्शन ही नहीं होता, उनको ना लर्न करें तो अच्छा है, उनको देखें भी ना, बस अपना करेक्ट आंसर आप फोकस करें उस पर और अपने माइंड में उसी को सेट करें। देन 9th वन विल बी PPP आपका, तो PPP जो आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ये एक सॉफ्टवेयर है, एंड it is developed. PowerPoint presentation is a software developed by, तो ये किसने इसको डेवलप किया है इस सॉफ्टवेयर को? माइक्रोसॉफ्ट ने। तो आपका यहाँ पर आंसर आएगा माइक्रोसॉफ्ट। देन कमांड Ctrl+O, तो जब हम कंप्यूटर पर लैपटॉप पर काम करते हैं तो जो हम कमांड देते हैं Ctrl+O, तो ये क्यों देते हैं, हम किस लिए देते हैं? तो वहाँ पर आपके जो ऑप्शन होंगे वो डिफरेंट होंगे, और आपको पता है कि Ctrl+O का मतलब होता है, O मीन्स ओपन, कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट जब ओपन करना चाहते हैं तो आप जो कमांड देते हैं वो देते हैं Ctrl+O। तो ये किस लिए यूज़ होता है ये वाला कमांड? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा आपके ऑप्शन में ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट। ओके, टू ओपन अ डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए हम इस कमांड की हेल्प लेते हैं। देन नेक्स्ट वन विल बी, अब इसमें हमने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं, आपके 13 लिए हैं ओनली, अदरवाइज आपके 10 तक ही आप आते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CV? तो इस तरह से भी देखिए पूछ लिया जाता है कि CV की फुल फॉर्म क्या है? तो CV की फुल फॉर्म करिकुलम विटाए। देन इन एन इनफॉर्मल लेटर, तो जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं, हाउ शुड द टोन बी, उनकी टोन कैसी होनी चाहिए, किस तरह की टोन होती है इनफॉर्मल लेटर की? तो ये भी हो सकता है किस तरह की होती है या किस तरह की होनी चाहिए, हाउ शुड इट बी? तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर कैजुअल। इनफॉर्मल लेटर है तो इनफॉर्मल लेटर में फॉर्मल लेटर अलग होते हैं, इनफॉर्मल है आपका, तो आपकी लैंग्वेज, आपकी टोन कैसी होगी उसमें? कैजुअल होगी, मीन्स किसी तरह की कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं होगी वहाँ पर, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर्स किसको लिखे जाते हैं? जो हमारे अपने होते हैं। और लास्ट वन आपका इस तरह का ईमेल से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, एन ईमेल शुड बी, एक ईमेल को कैसा होना चाहिए? तो एक ईमेल को कैसा होना चाहिए? शॉर्ट। अब इसमें दोनों ही आ सकते हैं आपके अलग अलग, A एंड B। ए में आपका शॉर्ट आ सकता है, बी में आपका क्लियर आ सकता है, और सी में कुछ और दे सकते हैं, और डी में लिख सकते हैं A एंड B, और हो सकता है एक साथ भी आ जाए। तो ईमेल को कैसा होना चाहिए? शॉर्ट एंड क्लियर होना चाहिए। तो ये थे आपके यूनिट 9th के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके MCQ, ये आपके क्वेश्चंस थे। अब हम आपको जो आपकी रिमेनिंग हैं नेक्स्ट में आपको बताते हैं। आपकी जो भी यूनिट बचती है वो सबसे ज़्यादा मेन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उन्हीं में से आते हैं।